हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ भारत पर तुर्क आक्रमण और गुलाम वंश के बारे में। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन जो था ये भारत पर पहली बार तुर्क आक्रमणकारी करने वाला शासक था। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल जो हिंदू शाही वंश का शासक था उसे 986 ईस्वी में पहली बार सुबुक्तगीन ने पराजित किया था। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। जो महमूद गजनवी था वो सुबुक्तगीन का बेटा था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी कब गद्दी पर बैठता है? 998 ईस्वी में। इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किए। भारत पे कुल 17 बार आक्रमण करने वाला ये शासक था महमूद गजनवी। इसने 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा। कन्नौज को कब लूटता है महमूद गजनवी? 1018 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा जो इसका सबसे विध्वंसक था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे को जब लूटा महमूद गजनवी तो ये इसका सबसे विध्वंसक था। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस जा रहा था उस समय कुछ जाटों ने उन्हें काफ़ी तंग किया था, तो इसका बदला लेने के लिए वो लास्ट टाइम 1027 ईस्वी में वापस आता है और ये उसका आखिरी आक्रमण रहता है भारत पे। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरौनी तथा उत्बी जैसे इतिहासकार आए थे। ये सारे इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ आए थे। उत्बी ने किताबुल यामनी की रचना की थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा जबकि अलबरौनी ने किताबुल हिंद लिखा। तो उत्बी की रचना क्या है? किताबुल यामनी। फिरदौसी की रचना क्या है? शाहनामा। जबकि अलबरौनी ने किताबुल हिंद लिखा। महमूद गजनवी को बुत सिकन कहा जाता है। जैसे कि बुत सिकन कहा जाता है महमूद गजनवी को। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला महमूद गजनवी को कहा जाता है। अब हम लोग तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण देखेंगे। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान क्षेत्र में रहती थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी का मूल नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था वो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था और उसे शिहाबुद्दीन भी कहा जाता था। 1173 ईस्वी में यह शासक बना। ये शासक कब बनता है? 1173 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब होता है? ये 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता था जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया। राजस्थान पे कब आक्रमण करता है ये? तो 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया किंतु वहाँ के शासक
भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। भीम द्वितीय 1178 ईस्वी में इसे बुरी तरह हराता है और ये तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया। इसने लाहौर को केंद्र बनाया। इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करता है और वहाँ उसे जीत लेता है। जब वो भीम द्वितीय के साथ युद्ध करता है तो भीम द्वितीय के साथ उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर पंजाब के भटिंडा पर जब आक्रमण करता है तो उसे जीत लेता है। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया, क्योंकि ये भटिंडा का क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के राज में आता था। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को पराजित किया। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गौरी जब वापस लौटा तो वो काफ़ी धन बल और अपने सेना को प्रशिक्षित करने लगा और वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। और इसमें उसका मदद किया जयचंद ने, जो ऐसा माना जाता है कि जयचंद की बेटी संयोगिता इसे भगा के पृथ्वीराज चौहान ले गया था। इससे काफ़ी नाखुश था जयचंद, जिससे जयचंद ने बदला लिया और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का न्योता दिया। इस तरह से 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। 1194 के चंदावर के युद्ध में उसने गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित किया। तो जो जयचंद मोहम्मद गौरी को वापस लाया था पृथ्वीराज चौहान से लड़ने, वही मोहम्मद गौरी जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में 1194 में हरा देता है। गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बनाया। 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है, वो नष्ट कर देता है और उसकी जगह में बिहार शरीफ नामक एक शहर बसाता है। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध होता है 1205 ईस्वी में। चलिए 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। मोहम्मद गौरी के तीन प्रमुख गुलाम थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज और तीसरा कुबाचा। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है।
तो दिल्ली सल्तनत के वंश में इसे याद करने का एक ये ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से ये गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। इसके संस्थापक को याद करने के ये ट्रिक है। ऐबक जल गया खीबों से। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। और इनमें से सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो तुगलक वंश का था। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो कार्यकाल था ये 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। जो इस वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश का गुलाम वंश कहा जाता है। और आगे चल के भी इस पे और गुलाम होते हैं, जैसे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, वो शासन करता है, तो इसलिए भी इसे गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो था वो 1206 से 1210 के बीच में था। ऐसे बड़ा कार्यकाल इसका नहीं था, मात्र 4 साल का ही था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि धारण की। क्योंकि एक गुलाम था तो ये सुल्तान कहलाना उचित नहीं समझता था, इसलिए इसने एक मलिक या सिपहसालार की उपाधि धारण करना सही समझा। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया है। हातिम इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका गरीबों के प्रति रवैया काफ़ी नरम था और ये उनके प्रति दया भाव रखते थे, इसलिए इन्हें हातिम कहा गया। ये लाखों में दान देते थे, अतः इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। लाखों में दान देने के कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। तो इन्हें कौन कौन से लक़ब से नवाजा गया था? पहला कि ये गरीबों को बहुत ज़्यादा दान देते थे, इसलिए इन्हें हातिम कहा जाता था। ये लाखों में दान देते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। और इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। चलिए, इनके दरबार में मिनहाजुस सिराज रहते थे। उन्होंने तबक़ाए नासिरी पुस्तक लिखी थी। मिनहाज उस सिराज का जो पुस्तक है तबक़ाते नासिरी, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताजुल नासिरी पुस्तक लिखी है। हसन निजामी जो ताजुल नासिरी पुस्तक लिखे इन्हीं के दरबार में थे। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो अजमेर विजय के उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, वो अजमेर में है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था, ऐसा बोला जाता है। वैसे इसका कोई ऐसा ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था अजमेर विजय के उपलक्ष्य में, ये इससे पहले एक संस्कृत विद्यालय था। ऐबक ने दिल्ली में कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो भारत की पहली मस्जिद थी। कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बनवाया, वो भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। ऐबक के जो गुरु थे वो बख्तियार काकी थे।
ऐबक ने अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार बनवाया, किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक ने कहाँ से प्रेरित होकर ये कुतुब मीनार बनवाई? ये अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर ये कुतुब मीनार बनवाई। ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो ऐबक ने कितना मंजिल बनवाया? 2 मंजिल बनवाया, जबकि जो 3 मंजिल लास्ट के हैं वो उसे इल्तुतमिश ने बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो पहला 2 मंजिल कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर लास्ट के 3 मंजिल कौन बनवाता है? इल्तुतमिश। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हो सका। तो कुतुब मीनार के जैसा ही अलाउद्दीन खिलजी एक अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इंजीनियरों की गलती के कारण ये सफल नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनाया, जहाँ से हम लोग कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी उस समय लाहौर में बना रखी थी और लाहौर में ही इन्होंने चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। जैसा कि मैंने बताया, ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी, यह ऐबक का उत्तराधिकारी था, किंतु अयोग्य था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, पर ये योग्य शासक नहीं था। 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, वो आराम शाह को हटा के और खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी, इसे गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने यलदौज को पराजित कर दिया। यलदौज जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। फिर यलदौज दिल्ली की तख्त पर बैठना चाहता था और वो अपने साम्राज्य में दिल्ली को मिलाना चाहता था। इसके कारण इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी के तराइन के तृतीय युद्ध में यलदौज को पराजित कर दिया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। जैसा कि पहले हम लोग जान चुके हैं कि सुल्तान बनने के बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने ये काम नहीं किया। उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। शासक बनने से पहले
यह बदायूं यूपी का सूबेदार था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था उस समय यह बदायूं का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया था, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया लाहौर के स्थान। इसने शासक बनने के लिए खलीफा उल मुंतशिर बिल्ला से खिलवत हासिल की। खिलवत जिसका माने डिग्री होता है। उस समय मुसलमानों में खलीफा का एक काफ़ी वर्चस्व था और खलीफा से लोग खिलवत प्राप्त करते थे। तो इल्तुतमिश ने खलीफा अल मुंतशिर बिल्ला से खिलवत हासिल की। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल आरंभ किया। इन्होंने 2 सिक्के चलाए, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया है। सुल्तानगढ़ी में नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना पहला मकबरा है। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई। ये ऐसा करता था कि कोई भी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए तो वो लाल वस्त्र पहन के दरबार में हाजिर होता था। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता प्रणाली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता एक प्रकार का कहा जा सकता है कि एक शासक देता था, इल्तुतमिश देता था अपनी सेवा के सैनिकों को सेवा के बदले वो कुछ भूमि दान में दे देता था और उस भूमि से वो एक सेना का खर्चा चलाते थे। इसे एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया था। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्काई चिहलगानी या चालीसा दल कहते हैं। 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद था, जिसे तुर्काने चहलगानी कहते हैं। इन्होंने क्या क्या चलाया? सबसे पहले इन्होंने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने तुर्काने चहलगानी की शुरुआत की, जिसमें 40 तुर्क सरदारों का एक समूह रहता था। इसके समय जियाउद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दिया। कहा जाता है कि ये इल्तुतमिश की काफ़ी सोची समझी और काफ़ी सूझबूझ से उस समय इल्तुतमिश ने काम लिया था। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि उस समय चंगेज खान बहुत ही पावरफुल शासक था। और वो उस समय इल्तुतमिश अगर जियाउद्दीन मांगबरनी को अपने शरण में आने देता तो वो चंगेज खान से नहीं बच सकता था। इसलिए उन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए जियाउद्दीन बरनी को अपने शरण में नहीं रखा। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसे गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि इसका जो बेटे थे वो योग्य नहीं थे और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। वो वैसे तो बेटी थी लेकिन वो उन बेटों से बेहतर थी और वो शासन करने में बेहतर थे। इसलिए रजिया सुल्तान को उसने उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। इल्तुतमिश ने 40 रजिया को शासक न बनाया। वैसे इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुन के गया था, लेकिन रजिया को शासक ना बना के अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए और अपना चलाने के लिए 40 सरदारों का जो समूह था तुर्कान चहलगानी, उन सरदारों ने रुकनुद्दीन को शासक बनाया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वो शासिका बनी। जैसा कि लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक था और वो ये चलन इल्तुतमिश ने चलाया था, इसलिए रजिया ने मस्जिद के सामने लाल वस्त्र पहन के चली गई। इससे जनता का सपोर्ट उसे हासिल हुआ और वह फिर शासक चुन ली गई। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी। यह पहली महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं थी। तो इसने भारत की पहली महिला शासिका थी। इसने पुरुषों की तरह वस्त्र पहनना शुरू कर दिया और ये जिसे 40 तुर्क सरदार काफ़ी इसे पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला उन पर शासन करे। दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध थे। मलिक याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध थे। तवर हिंद पंजाब के इक़्तिदार मलिक अल-तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। पंजाब के एक शासक थे अल-तुनिया, जो रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। रजिया अल-तुनिया पर आक्रमण कर देती है, किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल-तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल-तुनिया की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। उधर रजिया जब पंजाब में अल-तुनिया जो विद्रोह कर दिया था उसे दबाने जाती है, इसी दरमियान पे यहाँ पे याकूत की हत्या कर देते हैं 40 सरदारों ने। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। वैसे तो उस पर शासक का सारा गुण था, लेकिन सिर्फ वो महिला थी, इस वजह से लोग उसे नापसंद करते थे और उसे हटा दिया गया। इतिहासकार का कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। तो उसका गलती सिर्फ इतना था कि वो एक महिला थी। अगला शासक जो आता है वो बहराम शाह है, जिसका कार्यकाल 1240 से 1242 के बीच में होता है। ये काफ़ी कम समय के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए शासक बनता है। वैसे इसके कार्यकाल में ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 और नसीरुद्दीन शाह 1246 से 1266। यह एक मितव्ययी कम खर्चीला शासक था। नसीरुद्दीन शाह यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। चालीसा दल में एक गुलाम को का स्थान दिया और वो गुलाम बलबन था। इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई थी।
बलबन ऐसा माना जाता है कि बलबन तो वैसे 1266 ईस्वी में शासक बना, लेकिन वो जब से नसरुद्दीन शाह शासक बने थे वो अपने शासक बनने का राह ढूंढता गया। वो सुल्तान के करीब हुआ। उलुग खान ने अपनी बेटी का शादी नसरुद्दीन शाह के साथ कर दी। इससे खुश होकर नसरुद्दीन शाह ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी, जिससे बहुत सारी बात है जिससे बलबन सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुआ। इसके बाद बलबन शासक बनता है 1266 में और इसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहता है। यह ईरान का रहने वाला था। बलबन यह ईरान का रहने वाला था। इसने सजदा तथा पैगोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। ये दो पद्धति भारत पे लागू करता है, जिससे सजदा होता है सुल्तान के सामने माथा को ज़मीन पे रखना और पैबोस सुल्तान के पैर को चूमना, ऐसे प्रथा इसने चालू की। इसने नौरोज़ त्यौहार भी प्रारंभ किया। ये पारसियों का त्यौहार है जो आज भी मनाया जाता है। इसने इस त्यौहार को मनाना शुरू किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया है, जिसे जिले इलाही भी कहा जाता है। उसने जिले इलाही का इसने कहा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि छाया होता है। इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। इसने ये बहुत ही अनुभवी शासक था। ये बहुत पहले से देख चुका था, इसलिए यह किसी तरह से अपने आलोचना करने वालों को बख्शता नहीं था और उस पर बहुत ही आक्रामक तरीके से उसका जवाब देता था। बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये उस दल में रह चुका था तो उसके कमियां खमियां के बारे में ये बखूबी जानता था, इसलिए उसने 40 दल को ख़त्म कर दिया। बलबन के गन मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाई। यूपी के गन मुक्तेश्वर में इसने एक मस्जिद बनवाई थी। कैकुबार, यह अगला शासक कैकुबार बना, जो एक अयोग्य शासक था। बलबन की मृत्यु के बाद यह शासक बनता है। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। 1290 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। तो इस तरह से 1290 में तुगलक वंश खत्म। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश खत्म हो जाता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसे खिलजी वंश कहते हैं। अब खिलजी वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।